स्वागत है आपका मेरे ट्यूटोरियल चैनल केमिस्ट्री पर, जहां नहीं कोई मिस्ट्री केमिस्ट्री में। तो हमने शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ 3D मॉलिक्यूल्स ऑन 2D पेपर्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन एंड फिशर प्रोजेक्शन, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ कन्वर्जन्स एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं विद हाउ टू ड्रॉ 3D मॉलिक्यूल्स ऑन 2D पेपर। तो सबसे पहली बात, दैट द कार्बन इज टेट्रावेलेंट, दैट इज अ सिंगल कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ये हमें पता है जो सा कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो हम यूजुअली कार्बन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, पर एक्चुअल में मॉलिक्यूल ऐसे नहीं दिखता। मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? इट लुक लाइक दिस। ये मॉलिक्यूल क्या है? 3 डायमेंशनल है। अगर आप इमेज में देखें, इसमें हम देख सकते हैं कि जो सा सेंट्रल कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो ऐसी ज्योमेट्री को जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन हो और 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल हो, उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कि जो से कार्बन है इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड और उसकी जो सी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है। और हम यूजुअली इसे इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, विच इज राइट फॉर फ्यू ऑफ द केसेस। कि कुछ केसेस में ये चलेगा कि हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं सेंट्रल जो सा कार्बन है, अगर जो उसके आसपास के अगर हम बॉन्ड्स को इंटरचेंज करें तो कोई भी चेंज नहीं होता। बट वी कांट ड्रॉ मॉलिक्यूल कंटेनिंग chiral कार्बन just by putting the groups around the chiral carbon randomly, because it is necessary to define the absolute arrangement of molecule in such a system। कि सा वो अब क्या है, जिनसे मॉलिक्यूल्स में chiral सेंटर है कि उनमें क्या है? chiral कार्बन है जो अलग अलग, बिल्कुल ही अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है। उस सिस्टम को हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उसका एब्सोल्यूट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करें। क्यों? दिस इज बिकॉज चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ chiral center will give the different stereoisomers having different properties। कि होगा क्या कि जगह अगर हम chiral center के आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उनके अरेंजमेंट चेंज कर दें तो अलग अलग स्टीरियोआइसोमर्स बन जाएंगे। कि उनके ओरिएंटेशन से ये अलग अलग स्टीरियोआइसोमर्स बन जाएंगे जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। तो chiral सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। उनके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कौन से मेथड हैं? वो हैं, देयर आर 5 डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइंग और रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम 5 अलग अलग वेज हैं हमारे पास जिनसे हम यूज कर सकते हैं। उन जो वो वेज हैं विच हैव सर्टेन रूल्स टू असाइन द एब्सोल्यूट अरेंजमेंट टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। उन जो से 5 वेज हैं उनमें क्या है कि सर्टेन रूल्स हैं जो एब्सोल्यूट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो हम वो कौन से 5 मेथड्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टेट्राहेड्रल मेथड, दूसरा मेथड है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, तीसरा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद आता है सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, और एंड में हम पढ़ते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस। बट इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन तक करेंगे। इसके पार्ट 2 में वी विल डिस्कस सोहर्स एंड न्यूमैन, and in this video we will also discuss the interconversion of flying wedge to Fischer projection formula। तो चलिए शुरू करते हैं विद टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन कि टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, टेट्राहेड्रल मॉडल क्या है। तो टेट्राहेड्रल मॉडल क्या है? सिंपलेस्ट वे टू ड्रॉ मॉलिक्यूल है कि मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने का सिंपलेस्ट वे है ये। इसमें क्या करते हैं हम कि ऑल द 4 ligands आर प्लेस्ड अराउंड द एटम, around the carbon atom along the 4 vertices of tetrahedron। कि जो सा टेट्राहेड्रन की 4 वर्टिसेस हैं उसके along हम
चारों अलग अलग लाइगेंड्स को प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। जैसे ये कार्बन है, ये 4 अलग अलग ग्रुप्स A, B, C एंड D से जुड़ा हुआ है। तो हम बस इसमें कैसे किया कि हमने इसे टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन इज अ शेप, उसके जो से कॉर्नर्स हैं उसके अलोंग प्लेस कर दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ड्रॉ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बट इट इज नॉट यूजफुल इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। कि ये मेथड यूजफुल नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें हम लाइगेंड्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। बॉन्ड्स आर नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ लाइगेंड्स। तो टेट्राहेड्रन मॉडल जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में यूज नहीं होता। उसके आगे है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की। इसमें 3 तरह के बॉन्ड्स यूज करते हैं हम। 3 different types of bonds are used to indicate the orientation of ligands around the central atom। कि 3 अलग अलग किस्म के बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले कौन से बॉन्ड्स हैं? सॉलिड लाइन बॉन्ड्स। दे रिप्रेजेंट द बॉन्ड इन प्लेन ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम और पेपर। कि ये सॉलिड लाइन बॉन्ड्स क्या है? वो बॉन्ड्स हैं जो हमें बताएंगे जौन से बॉन्ड पेपर के प्लेन में या फिर अलोंग द प्लेन ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम है, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। दूसरे हैं वेज बॉन्ड्स। ये कौन से हैं? दे रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स अबव द प्लेन ऑफ पेपर। कि वो बॉन्ड जो पेपर के प्लेन से बाहर आ रहे हैं, जो कार्बन एटम के प्लेन से ऊपर है या सामने हैं, वो जो बॉन्ड्स हैं उन्हें हम वेज से, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। देन थर्ड टाइप इज डैश बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे एटम्स या बॉन्ड्स बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर जो बिहाइंड और बिलो है सेंट्रल एटम के। जैसे एग्जांपल के लिए लो कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, हम इसका फ्लाइंग वेज बनाते हैं तो वो ऐसे बनेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, दे आर इन सेम प्लेन, सो दे विल रिप्रेजेंट बाय सॉलिड लाइन। दे आर इन सेम प्लेन, बोथ आर इन सेम प्लेन। उसके सिवा हम देख सकते हैं क्लोरीन जो है दैट इज अबव द प्लेन, कि वो पेपर के प्लेन से बाहर आ रही है क्लोरीन जो है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेज इन फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। एंड ब्रोमीन इज बिहाइंड द प्लेन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। नाउ मूविंग फर्दर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। कि फिशर प्रोजेक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है? देयर आर 2 लाइंस बाइसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि 2 लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। कैसे बाइसेक्ट करती हैं? उनमें क्या क्या होता है? जो सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो बाइसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल कार्बन एटम। और जौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? द ग्रुप्स पॉइंटिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। कि वो ग्रुप्स जो ऑब्जर्वर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। और जौन सी वर्टिकल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है द ग्रुप्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इसे थोड़ा समझते हैं डिटेल में। समझिए ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब इधर से हम इसे देख रहे हैं, तो थोड़ा इसको 3D देखने की कोशिश करते हैं कि हम अब इसे रोटेट करेंगे। कि ये मॉलिक्यूल है, ऐसे पड़ा है। अब अगर हम इसे रोटेट करें धीरे धीरे, ऑब्जर्वर हमारी तरफ लेके आए, कि हम ऑब्जर्वर की तरफ ले आए, तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर फेसिंग टूवर्ड अस एंड ब्रोमीन एंड OH group are facing away from us. So this is the way of looking the Fischer projection। कि Fischer projection को देखने के लिए या मॉलिक्यूल को एक्चुअली हम ऐसे देख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल को देख कैसे रहे हैं हम? मॉलिक्यूल का व्यू ऐसा है, तो हम मॉलिक्यूल को इस तरह से देख रहे हैं। तो मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है हमें? ऐसा दिख रहा है। तो इसकी Fischer projection कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी कि जौन से हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड अस, सो दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, whereas bromine and
OH group are pointing away from us. They are represented on vertical line. So this is the Fischer projection. But it is very important to note that we must not change the order of configuration while drawing the Fischer projection. कि Fischer projection बनाते हुए हम order of configuration को change नहीं कर सकते. अब ये order of configuration क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे conversion की हम टेट्राहेड्रल मॉडल को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एक बार हम फिशर प्रोजेक्शन को दोबारा समझते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन है, समझो ये. तो जो से हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच आर प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, दे आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, whereas OH and bromine are the groups away from the observer. And the point of intersection, जहाँ पे ये दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, the point of intersection is thus representing the asymmetric carbon, कि वो asymmetric carbon को represent कर रहा है. Further, it should be noted कि अगर हम एक enantiomer की ही Fischer projection बनाने की कोशिश करती हैं, तो there are 12 ways to draw a Fischer projection of each enantiomer having one chiral center. कि वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक chiral center है और उसके ही हम 12 अलग अलग तरीके से उसकी Fischer projection बना सकते हैं without breaking the bonds. तो confusion को avoid करने के लिए, कि differentiate करने के लिए कि कौन से मॉलिक्यूल लाइक हैं कौन से नॉन लाइक हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. The rules how to draw Fischer projection, the rules of drawing Fischer projection. सबसे पहले सबसे बेसिक रूल, the projection is drawn in such a way that the longest carbon chain of the molecule is represented by the vertical line of Fischer projection, keeping the more oxidized group on the top. कि अगर समझो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड. अब लैक्टिक एसिड का ये सेंट्रल क्या है, कायरल सेंटर है. इसमें यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, OH है, COOH है. ठीक है. तो पहली लाइन क्या कह रही है कि अगर हम फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं इसकी, तो जो हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय our vertical line like this. This is the longest chain, CH3 COOH. Second point क्या कह रहा है कि more oxidized group, that is our COOH, will be on top. So COOH यहाँ आ जाएगा, automatically CH3 will go down. Now we are left with two groups, hydrogen and OH. We can place them as this, but we can also place them as this. अब ये दोनों स्ट्रक्चर आप कहोगे कि सेम ही हैं, बट एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. और हमें पता है जो इनैनिशियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, दे आर हैविंग ऑपोजिट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं हैं. इस मॉलिक्यूल को देखकर जिसमें ओरिएंटेशन डिफाइंड नहीं है, हम नहीं कह सकते कि लैक्टिक एसिड की एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या है. तो both of these configuration are possible. ठीक है. तो ये है फर्स्ट रूल, the projection is drawn in such a way that the longest carbon chain of molecule is represented by vertical line of Fischer projection, keeping the more oxidized group on the top. Next rule, a rotation of 180 degree in the plane of paper will not change the configuration of Fischer projection. इसे समझते हैं थोड़ा. अगर ये हमारी Fischer projection है और इसे हम पेपर के लॉन्ग ही 180 डिग्री रोटेट करें like this, तो our configuration, our lactic acid will remain our lactic acid. There will be no change in configuration. Means you can rotate the Fischer projection by 180 degree without altering its कॉन्फ़िगरेशन. एज वी कैन सी, हमने इसे 180 डिग्री को रोटेट किया तो COH नीचे आ गया, OH जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट चला गया, हाइड्रोजन राइट चला गया, और CH3 जो बॉटम पे है वो टॉप पे आ गया. दिस इज द 180 डिग्री रोटेशन. दिस इज द सेकेंड रूल
a rotation of 180 degree in the plane of paper, keeping in mind in the plane of paper कि हम प्लेन पेपर के प्लेन से बाहर नहीं जा रहे, along the plane of paper ही रोटेट कर रहे हैं, such a rotation of 180 degree will not change the configuration. Moving to next rule. Next rule is two or any even number of interchanges of ligands will not affect the configuration of Fischer projection. इसका क्या मतलब है? अब ये हमारे Fischer projection है. अगर मैं COOH को OH से और CH3 को H से इंटरचेंज कर दूं तो ऐसे, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी. अगर दो या फिर इवन नंबर की 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस ऑफ लिगेंड्स होते हैं तो उससे फिशर प्रोजेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा. दे विल बी आइडेंटिकल लाइक दिस. इसमें 2 इंटरचेंजेस हैं, सो आर लैक्टिक एसिड रिमेन आर लैक्टिक एसिड. मूविंग फर्दर, अनदर एग्जांपल. अगर इसमें हम चेंज करें COH को OH से, फिर उसके बाद हम COH जो यहाँ पे आ गया था CH3 से चेंज करते हैं लाइक दिस, so we will get this. OH will go on top by first conversion and COH will go on bottom, so this is remain R lactic acid. So two or even number of interchanges of ligand will not affect the configuration of ligands, will not affect the configuration of Fischer projection. Now next rule. Now one or odd number of interchanges of ligands will change the configuration. ये अगर हम 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9 कोई भी odd number of interchanges करेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी. लाइक दिस, अगर मैं CH3 को OH से चेंज कर दूं तो R lactic acid will be converted into S lactic acid. So odd or one interchanges of ligands will change the configuration of Fischer projection. तो Fischer projection की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी अगर आप odd number of interchanges करें. Next, a rotation of 180 degree out of, इस पे ध्यान दें, out of the plane of paper will change the configuration of Fischer projection. कि अगर Fischer projection है, इसका अगर हाइड्रोजन को अगर हम रोटेट करें कि ये इस पेपर से बाहर और OH को इधर ले आएं और H को इधर ले जाएं 180 डिग्री रोटेशन से, तो R lactic acid will convert into S lactic acid. This is rotation out of the plane of paper and this will change the Fischer projection. कि अगर रोटेशन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा तो वो फिशर प्रोजेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा, बट अगर वो अलोंग द पेपर होगा तो नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके MCQs बनते हैं वो है वी कैन मैनिपुलेट द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एन इनएंशियोबर रोटेटिंग any of its 3 ligands clockwise or anti-clockwise while keeping the 4th ligand fixed. इसे समझते हैं. अगर ये हमारे फिशर प्रोजेक्शन है, अब मैं क्या करूँगा कि COOH को पकड़ लिया और बाकी को 3 को रोटेट कर दिया ऐसे, तो जो सा नेक्स्ट फिशर प्रोजेक्शन आएगी दैट विल बी हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन, वो भी R लैक्टिक एसिड ही होगा. ठीक है, कि मतलब एक को फिक्स कर दिया और बाकी तीनों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट्स ऑल अपॉन यू. दैट विल नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन. वी कैन मैनिपुलेट द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ enantiomer by rotating any of its 3 ligands clockwise or anti-clockwise while keeping the 4th ligand fixed. ओके, तो इसे ध्यान इस वाले पॉइंट पर सबसे ध्यान देने वाली बात है. इसे थोड़ा ध्यान से और समझते हैं कि ये एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं इसमें. समझिए ये फिशर प्रोजेक्शन है और इसके हमने ये 3 को हम रोटेट कर रहे हैं
In this case we are rotating them anti-clockwise. So let's see what actually we are doing. As you can see, this is a molecule. Now I will keep this COH fixed and rotate these. So you can see that we are only rotating the molecule around its molecular axis, कि हम molecule को सिर्फ उसकी molecular axis के around rotate ही कर रहे हैं, ना कोई बॉन्ड टूट रहा है ना कुछ और हो रहा है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा, कोई न्यू बॉन्ड बन नहीं रहा, तो देयर शुड नॉट बी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहती है. So that's why we can manipulate a Fischer projection by fixing one group and rotating the others either clockwise or anti-clockwise. ठीक है? So it will remain R lactic acid. So with this we cover what are the tetrahedral representation, what is flying wedge representation, and what is Fischer projection. Now we will do some conversions. कि हम कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास फ्लाइंग वेज फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम उसे फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सिंपल है, वी कैन डू इट इन 2 स्टेप्स. स्टेप 1 क्या है? प्लेस द बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर एट द बॉटम ऑफ फिशर प्रोजेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? समझो ये हमारे पास फ्लाइंग वेज है, अब हम इसमें और हम इसकी बना रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन. तो हम देख सकते हैं जो सब ब्रोमीन है, इट इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, so that will be placed at bottom of Fischer projection. So we will place it there. The group which is behind the plane of paper or represented by dash will be placed at bottom. And step 2, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है. अब कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान कैसे रखना है? Place the other 3 group in Fischer projection in same order as they are in flying wedge. कि जैसे इसमें ऑर्डर है वैसे ही प्लेस कर दो. समझो मैंने क्लोरीन को ऊपर प्लेस कर दिया है. ठीक है, अब देख सकते हैं क्लोरीन से अगर मैं आयोडीन जा रहा हूँ तो ये मोशन क्या है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. और आयोडीन से हाइड्रोजन जा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज. और हाइड्रोजन से क्लोरीन वापस आ रहा हूँ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है. तो दिस आर इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर. कि अब मुझे जो से ये ग्रुप्स हैं इन सच अ फैशन लगाने हैं कि जोन सा आयोडीन है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज टू द क्लोरीन. तो आयोडीन कहाँ आएगा? आयोडीन विल कम देयर एंटी क्लॉकवाइज. इफ आई मूव एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम देयर द आयोडीन विल कम हेयर. अब अगर मैं आयोडीन से एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे फिर से क्लोरीन आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो सा, एक बार दोबारा देखते हैं इसे. फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लेस द बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर एट द बॉटम ऑफ फिशर प्रोजेक्शन. कि अगर ये मॉलिक्यूल है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, ब्रोमीन इज बिहाइंड द प्लेन, तो ब्रोमीन को बेस पे रख दिया. फिर हम दूसरा और क्या है पॉइंट? प्लेस द अदर 3 ग्रुप्स इन फिशर प्रोजेक्शन इन सेम ऑर्डर एज दे आर इन फ्लाइंग वेज. अगर क्लोरीन को हम ऊपर प्लेस करें तो हम देख सकते हैं आयोडीन इज एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा. आयोडीन से एंटी क्लॉकवाइज है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा. वी कैन सी द ऑर्डर इज मेंटेन्ड, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर इज मेंटेन्ड. सो दैट्स हाउ टू कन्वर्ट द फ्लाइंग वेज इनटू फिशर प्रोजेक्शन. सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. समझिए ये मॉलिक्यूल है. अब ये आपको लग रहा होगा बट दिस इज ऑल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल. तो हम इसकी फिशर प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं. तो हमें क्या पता है कि फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड्स अवे फ्रॉम अस. सो कौन से 2 बॉन्ड्स हमसे अवे हैं? हाइड्रोजन एंड CH3. तो दे विल कम ऑन वर्टिकल लाइन. अब CH3 कहाँ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? वी नो दैट मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप विल गो ऑन टॉप एंड methyl group is more oxidized, so it will go on top and hydrogen will come on bottom. Now we have to place COH and NH2. So we have to maintain the order. Second part, so order is anti-clockwise. So if I go to CH3 to NH2 तो हम क्या जा रहे हैं? एंटी-क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे आ जाएगा NH2. It is showing 3 but it should be 2. NH2 group
and if we move anti-clockwise from NH2 to this, there will be COH. This is the way how we draw it. So इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू टेट्राहेड्रल और बाकी की दो फॉर्म्स जो सी हमारी हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, वो हम इससे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर। और अगर आपको इस वीडियो में या केमिस्ट्री के किसी टॉपिक में आपको अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।